बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट 15 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। और इसके अंदर क्या है हमारे पास? इसके अंदर है हमारे पास कौन सा टॉपिक रह गया? एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। इसको भी ज़रा समझ लीजिए। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेकिन उससे पहले पेज नंबर 126 पे आप देख लें, एक सेल्फ असेसमेंट भी है। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो वो अब तो मैंने सिस्टम कर दिया है, पहले ही बताया। हर न्यू आने वाले के लिए बता देता हूँ ये बात में। पुराने वाले बच्चे तो बेचारे अब ये सुन के बेजार हो रहे होंगे कि यार ये तो शुरू में सर ये लाजमी बता देते हैं, भाई मजबूरी है, क्या करें। क्योंकि कुछ नए आने वाले भी हैं ताकि उनको पता लग जाए कि पिछली वीडियोज़ अगर देखनी है तो फिर इसी या किसी भी वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। मेरे चैनल के ऊपर जितनी प्लेलिस्ट है ना, सबके लिंक्स मौजूद हैं। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर चले जाइए तो आपको सारी वीडियोस पिछली जितनी भी हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सेल्फ असेसमेंट हैं, एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइजेस हैं, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब के सल्यूशन जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। मैट्रिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ओल्ड बुक्स जो हमारी थी केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप देख लीजिए, उनके लिंक्स मौजूद हैं जो ओल्ड थी, और मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एडवांस जाना है आपको तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए 1 मिनट के अंदर। एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, ये जो सब कुछ है 1 मिनट के अंदर। शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ 1-1 मिनट के शॉर्ट्स बने हुए हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा मॉडल पेपर्स ऑल बोर्ड्स, कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, जितने मैं बना सका, पूरे नहीं बना सका, ठीक है, लेकिन उनके मॉडल पेपर्स जो हैं, उनके सॉल्यूशंस जो हैं, उनके ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो वो भी आप देख लें। मॉडल पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद होगी। मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैट्रिक के बाद आपको क्या करना है, करियर में क्या करना है, एंट्री टेस्ट, CSS और बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह जो आगे आते हैं, उनके हवाले से आपको गाइडलाइन चाहिए, तो उसके अंदर सब मैंने बताया हुआ है। मोटिवेशन की प्लेलिस्ट जो है बहुत अहम है, आपको देखनी चाहिए, उसमें जो वीडियोज़ हैं। बहरहाल आगे चलते हैं अभी। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आइसोमॉर्फिज़म, पॉलीमॉर्फिज़म। ये बेसिकली ये टॉपिक कहाँ से शुरू है? पेज नंबर 124 से शुरू है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहली प्रॉपर्टी सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लेवेज प्लेन, क्रिस्टल ग्रोथ, एन आइसोट्रोपी, आइसोमॉर्फिज़म, पॉलीमॉर्फिज़म पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके। सेल्फ असेसमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट पेज 127 पे एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये मौजूद है। कोई भी चीज़ छोड़िए नहीं, उसको नोट कीजिए, लाजमी नोट कीजिए और ध्यान से सुनिए। एक दफ़ा वीडियो समझ में नहीं आती, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें। आपको नहीं पता, कंपटीशन आपका MD कैट का है या किसी का भी है, एक MCQ जो आपने गलत कर दिया तवज्जो न देके, और अगर किसी दूसरे कैंडिडेट ने वही तवज्जो दे के अटैम्प्ट कर दिया तो आप पीछे रह जाएंगे, वो आगे रह जाएंगे। एंट्री टेस्ट के अंदर पास फेल का तो चक्कर है नहीं, ये तो है मुकाबला, कंपटीशन है। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो विनर होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो मिस ना करें आप कुछ भी, नोट करने की हैबिट डालें लाजमी। सेल्फ असेसमेंट की तरफ आ जाएं। इसमें 2 बातें पूछी गई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 126 पे। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर एन आइसोट्रोपिक इन बिहेवियर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? इस बयान का क्या मतलब है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो हैं उनका बिहेवियर एन आइसोट्रोपिक होता है। एन आइसोट्रोपिक के ऊपर इसी पिछली वीडियोस में मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, मैंने नाम भी लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। एन आइसोट्रोपी जो है इसके हवाले से मैंने तफसील से बात की है, दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये जो एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 124 पे,
कंपैरेटिव स्टडी या डिस्टिंग्विश है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का और एमरफस सॉलिड्स का। इसमें भी एन आइसोट्रॉपी को मैंने तफसील से डिस्कस किया। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आर आइसोमेरिक सब्सटेंसेस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? कि सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये आइसोमेरिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म जो है वो शो करते हैं, इसलिए ये आइसोमेरिक सब्सटेंसेस हैं। आइसोमॉर्फिज्म जो है इसको मैं इस पे वीडियो बता चुका हूँ आपको कि क्या होता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है, उनके क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री जो है वो सेम होती है। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी भी अगर आप इनके क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री देखेंगे तो आपको सेम नज़र आएगी। क्यूबिकल है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की ज्योमेट्री और क्यूबिकल ही है मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्रिस्टल की ज्योमेट्री। हालांकि दोनों अलग सब्सटेंस हैं और यही आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है, यानी कि एग्जिस्टेंस, पाया जाना या मौजूद होना किनका, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं लेकिन उनके क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर सेम है, तो वो आइसोमेरिक कहलाते हैं। इस पे मैं बात कर चुका हूँ। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, जिसको हम जो है वो एलोट्रोपी भी कहते हैं, ये क्या है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने एलिमेंट और कंपाउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है, आपको समझाने की कोशिश की है बार बार। अगर आप आइसोमॉर्फिज्म के अंदर भी देखें ना तो आपको यहाँ पर, और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी देखें ना तो यहाँ पर भी आपको कंपाउंड्स नज़र आएंगे। देख लीजिए आपको खुद नज़र आ जाएगा यहाँ पर 126 पेज के ऊपर ही जो ये टेबल बना हुआ है आइसोमॉर्फिज्म का, इसमें देखें ये क्या बता रहा है आपको। NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बता रहा है, कंपाउंड हैं। सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड हैं। जिंक सल्फेट निकल सल्फेट कंपाउंड हैं। सिल्वर सल्फेट सोडियम सल्फेट कंपाउंड हैं। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है। अब जो बात करने जा रहे हैं ना हम वो एलिमेंट्स की करने जा रहे हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट हैं, कार्बन से ही मिलके बने, लेकिन उनके अंदर जो है उनके क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री चेंज नज़र आएगी जी। इसको हम एलोट्रोपी कहते हैं, एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोपी। इसमें हमारे पास के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं ताकि एक एक चीज़ का हमें बारीक बीनी के साथ जो है वो पता लग जाए। सबसे पहली बात, हमेशा मैं इस चीज़ से शुरू करता हूँ, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोपी क्या है? कोई आपसे पूछता है, देखें सवाल आपसे कोई पूछे और आप उसका जवाब ना दें तो क्या फ़ायदा आपके उन नंबर्स का, उन पोजीशंस का, उन रैंक्स का। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है ना कि आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो आप उसका जवाब दें। आपसे पूछा जाए एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोपी क्या है, तो आप कहें एग्जिस्टेंस, यानी कि पाया जाना, मौजूदगी। एग्जिस्टेंस, मौजूदगी। किस चीज़ की मौजूदगी? मेरी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जो है उसका वजूद नज़र आ रहा है आपको, बट लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कह लें आप, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रही है बात आपको? तो एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन क्या है? एग्जिस्टेंस, पाया जाना, मौजूदगी किसकी? सेम एलिमेंट होगा बट लेकिन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, उसने आपसे पूछा एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन क्या है, आपने बता दिया। वो कहता है भाई कुछ मिसालें दे के आप समझा दीजिए, तो आप एग्जाम्पल दे के उसको बता सकते हैं। कार्बन की 2 एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन है या कार्बन की 2 जो है वो
कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं। एक हमारे पास डायमंड है, डायमंड प्योरली कार्बन के ही एटम से मिलके बनता है, और दूसरा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी प्योरली कार्बन के ही एटम से मिलके बनता है। इसीलिए ये भी कार्बन का एलिमेंट है, ये भी कार्बन का एलिमेंट है, लेकिन इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। आपको पता है डायमंड एक अलग चीज़ है, ग्रेफाइट एक अलग चीज़ है। इसके अंदर और इसके अंदर अगर हम इसका देखें ग्रेफाइट का, तो यहाँ पर डायमंड का, तो आपको इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसके क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री आपको नज़र आएगी वो क्यूबिक नज़र आएगी, और ग्रेफाइट की आपको हेक्सागोनल नज़र आएगी। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके नज़र आएंगे आपको। इन दोनों के क्रिस्टल आप देखेंगे तो डायमंड का क्रिस्टल आपको क्यूबिक शेप का नज़र आएगा, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको हेक्सागोनल शेप का नज़र आएगा। हालांकि सेम एलिमेंट हैं दोनों के दोनों, कार्बन एलिमेंट हैं, ये भी कार्बन है वो भी कार्बन है। तो इसी को हम कहते हैं एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, पाया जाना सेम एलिमेंट का पाया जाना, बट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हों। आपने एग्जाम्पल दे दी, लेकिन वो अब मुतमईन नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं ये तो बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आप और दे दें। तो आप उसको एग्जाम्पल सल्फ़र की दे दें। सल्फ़र येलो कलर का होता है, एलिमेंट है, बाज़ार से मिलता है, ये भी एलिमेंट है। इसके अंदर सल्फ़र में सारे सल्फ़र के ही एटम हैं। तो हमारे पास दो किस्म के सल्फ़र हैं, एक हमारे पास रोम्बिक है और दूसरा मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक है। ये जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है इसको हम बीटा सल्फ़र भी कहते हैं। बीटा बी मत बनाइएगा, ये बी जैसा दिखता है लेकिन ये बीटा है। अच्छा, ये अल्फ़ा कहलाता है इस तरह का, तो इसको अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, इसको बीटा सल्फ़र भी कहते हैं, रोम्बिक सल्फ़र भी कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फ़र भी कहते हैं। इनके दरमियान फ़र्क क्या है? इनका फ़र्क ये है कि रोम्बिक सल्फ़र जो है वो ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, और जो मोनोक्लिनिक है हमारे पास इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। कहाँ गई ज्योमेट्री भाई, भूल गया मैं तो। एलोट्रोपिक फॉर्म सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र है और मोनोक्लिनिक सल्फ़र है। हेक्सागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक सल्फ़र, ऑक्टाहेड्रल। कमाल हो गया, क्या ज्योमेट्री नहीं बताई? ठीक है, अगर यहाँ इसकी ज्योमेट्री नहीं बताई गई लेकिन मुझे याद है मोनोक्लिनिक जो है वो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है। ठीक है भाई, इसकी ज्योमेट्री अलग अलग है। फिर देख लूँ, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है, और ठीक हो गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो हेक्सागोनल है इसके क्रिस्टल की, इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। हालांकि ये भी सल्फ़र है और ये भी सल्फ़र है, सेम एलिमेंट हैं। रोम्बिक सल्फ़र के अंदर भी सल्फ़र के ही एटम नज़र आएंगे, मोनोक्लिनिक के अंदर भी आपको सल्फ़र के ही एटम नज़र आएंगे। अच्छा, ये जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है ना, ये बनता असल में रोम्बिक सल्फ़र से ही है जी, इस बात को ज़रा समझिएगा। रोम्बिक सल्फ़र को आप टेम्परेचर देते हैं, जब आप इसको हीटअप करते हैं तो ये एक टेम्परेचर है बिलो 95 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इस टेम्परेचर के नीचे नीचे तक जो है, जो आप सल्फ़र लेके आए हैं वो आपको ये मिलेगा रोम्बिक
और उसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आप बाज़ार से सल्फ़र लेके आए हैं, उसके ब्लॉक्स हैं, पीसेस हैं, डल्ले बने हुए हैं, आपके सामने हैं, और आप उन सॉलिड पीसेस को देख रहे हैं, तो उन सॉलिड पीसेस की ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ये आप जो लेके आ रहे हैं, तो आपको पता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कितना होता है जिसमें इंसान सांस ले सकते हैं भाई, 30 डिग्री। गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्या हाल हो जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सर्दियों में टेम्परेचर 26, 27, 20 ये रहता है। तो ये 20 से लेके 40 तक का जो टेम्परेचर है ना, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है इंसानों के लिए। बताने का मकसद ये है कि 40 डिग्री से अगर ऊपर चला जाए तो फिर ज़बान मुंह से बाहर आ जाती है, इतनी गर्मी लगती है भाई। और बिलो 20 हो जाए तो हम सर्दी से कांपने लगते हैं। तो 20 से लेके 40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है इंसानों के लिए मुनासिब है। और इसी टेम्परेचर में आप अपने काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। तो बाज़ार में जो आपको सल्फ़र मिलेगा ना, उसके लिए भी यही टेम्परेचर होगा। आप साइंटिफिक स्टोर पे जाएंगे, बोलेंगे भाई सल्फ़र दे दो, तो वो जो सल्फ़र आपको निकाल के देगा वो यही देगा, रोम्बिक सल्फ़र, क्योंकि दुकान वाला भी इंसान है। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर भी यही होगा, 40 डिग्री और 20 डिग्री के दरमियान का ही, भले कम का हो, 20 डिग्री से भी कम का हो, 15 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, बहरहाल 95 डिग्री तो नहीं होगा ना। 95 डिग्री से तो कम ही कम है। सोचें ज़रा, 95 डिग्री कितना टेम्परेचर है, इंसान हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। 40 बर्दाश्त नहीं होता भाई, 45, 50। तो बहरहाल इस टेम्परेचर के नीचे ही आपको जो भी सल्फ़र मिलेगा वो रोम्बिक सल्फ़र ही होगा, और उसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ये बड़ा की पॉइंट है। अगर आप कोई सल्फ़र से जब डिस्कशन हो ना, कोई MCQs आ जाएँ, प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो ये बात जहन में रखिएगा कि ज़रा प्रॉब्लम को पढ़ के आप समझ लें कि आम हालात की सल्फ़र की बात की जा रही है। आम हालात में, डेली लाइफ में आप सल्फ़र को यूज़ कर रहे हैं, तो वो यही सल्फ़र होगा, रोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल, ये बात तय है। अब इसी को जब आप टेम्परेचर देंगे तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो 95 से अबव हो जाएगा, अबव 95 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 96 होगा, 97 होगा। जैसे ही 95 से 96 होगा, ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल रोम्बिक सल्फ़र, पहले तो इसका आगे टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। लगभग ये मेरे ख़्याल में जाएगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड ही तक। हाँ सही है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये टेम्परेचर 95 से 96 होगा, 97 होगा। आपको पता है सॉलिड्स को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड्स जो हैं वो, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक ख़ास टेम्परेचर आता है जिस पे, उस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि यार ये जो सल्फ़र हम रोम्बिक लेके आए हैं जिसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, ये सॉलिड से जब मेल्ट होके लिक्विड हो जाएगा, होगा ना लिक्विड। टेक्निकल बात ज़रा समझिएगा। तो जब 95 डिग्री, 96 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 113 डिग्री, ये बड़े टेम्परेचर हैं। तो इन्हीं टेम्परेचर में से कोई ना कोई टेम्परेचर ऐसा है जिस पे ये रोम्बिक सल्फ़र, ऑक्टाहेड्रल रोम्बिक सल्फ़र सॉलिड रहेगा ही नहीं भाई। ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा अबव 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 95 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जो है ये मेल्ट हो जाएगा। आगे कोई टेम्परेचर है, मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा, तो उस पर ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब जब ये पिघल जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो लिक्विड बन गया तो हम तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो सॉलिड्स का कर रहे हैं भाई। तो जब ये मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा तो सॉलिड ही नहीं रहेगा, तो कौन सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? ख़त्म हो गई कहानी, ये तो पानी की तरह बन जाएगा। लेकिन थोड़ा वेट करें। अब जब आप टेम्परेचर इसका ले गए, मिसाल के तौर पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, ये लिक्विड हो चुका, पानी बन चुका। अब इसको आप ठंडा करें। जब आप इसको ठंडा करेंगे ना, ठंडा करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद ये ऐसा सॉलिड बनेगा जिसकी ज्योमेट्री ये होगी हेक्सागोनल। बात ज़रा समझिएगा,
150 डिग्री सेंटीग्रेड से जब पीछे आप लेके आएंगे ना, इसको छोड़ देंगे, आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर पीछे होगा, 149 होगा, 140 होगा, धीरे धीरे आएगा पीछे की तरफ। तो फिर क्या होगा, ये जो लिक्विड हुआ मोल्टिन सल्फ़र था, मोल्टिन सल्फ़र, ये क्या होगा, ये ठंडा होके फिर क्या बन जाएगा, ये दोबारा सॉलिड बन जाएगा, ये दोबारा सॉलिड बन जाएगा, लेकिन इस टेम्परेचर पे नहीं, इस टेम्परेचर पे नहीं, इससे ऊपर ही का कोई टेम्परेचर है, अबव 95 डिग्री सेंटीग्रेड, बिटवीन 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच का ही कोई टेम्परेचर है जिस पे ये सॉलिड हो जाएगा। लेकिन अब जो ये ठंडा होके सॉलिड बनेगा, तो ये बात याद रखिएगा कि सॉलिड बन तो जाएगा, लेकिन हाथ मत लगाइएगा, अब भी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हालांकि वो सॉलिड बन चुका। और दूसरी बात, 95 और 150 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान किसी टेम्परेचर पे जब ये मोल्टिन सॉलिड दोबारा, मोल्टिन सल्फ़र दोबारा सॉलिड सल्फ़र बनेगा, तो वो उसकी ज्योमेट्री ये बनेगी, उसकी ज्योमेट्री ये बनेगी, उसके क्रिस्टल की ज्योमेट्री ये बनेगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा और उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ये होगी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, वो बन जाएगा। और अब ये कहलाएगा मोनोक्लिनिक सल्फ़र। अब ये क्या कहलाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो ये टेक्निकल नुक्ता है इस बात का यहाँ पे। अब ये हो गया, बात समझ आ गई ना आपको। पूरी दास्तान दोबारा सुना दूँ, क्विक रिव्यू। आप सल्फ़र लेके आए हैं बाज़ार से, अल्फ़ा सल्फ़र ही है या रोम्बिक सल्फ़र ही है, उसके सॉलिड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल है। आपने हीट देना शुरू किया, उसको गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर देते गए वो गर्म होता गया, उसका टेम्परेचर बढ़ता गया बिलो 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये ऑक्टाहेड्रल सॉलिड ही रहा। लेकिन 95 से ऊपर जब कहानी शुरू हुई, आप तो हीट देना बंद नहीं कर रहे ना, हीट दे रहे हैं, तो 96, 97 जैसे जैसे 95 से ऊपर टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, एक टेम्परेचर आएगा वो मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाए चले जा रहे हैं, अभी भी हीट दिए चले जा रहे हैं इसी लिक्विड को, और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाके आपने छोड़ दिया। अब आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो ये पिघला हुआ सल्फ़र जो है दोबारा इसका टेम्परेचर पीछे आएगा, 149, 140, 130, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे ये दोबारा आपको एक सॉलिड नज़र आएगा। और वो कौन सा सॉलिड सल्फ़र होगा, उसकी ज्योमेट्री ये नहीं होगी ऑक्टाहेड्रल, पहली बात, उसकी ज्योमेट्री ये होगी हेक्सागोनल। दूसरी बात, टेम्परेचर जो है अब भी बहुत हाई होगा, कम टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा, 150 और 95 के दरमियान का तो होगा, लेकिन ये भी ज़्यादा टेम्परेचर है। ज़रा ध्यान से हाथ लगाइएगा, सॉलिड वो बन तो गया, हेक्सागोनल सॉलिड ये बन तो गया, मोनोक्लिनिक सल्फ़र ये बन तो गया, बीटा सल्फ़र ये बन तो गया, लेकिन अभी भी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, आप छू नहीं सकते इसको। अब ये जो ठंडा अभी भी मुसलसल हो रहा है, ये इस बात को मत भूलिएगा, बन तो गया है ये सॉलिड, हेक्सागोनल बन चुका है, इसकी ज्योमेट्री बन चुकी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक सल्फ़र बीटा सल्फ़र ये बन चुका है, लेकिन ये अभी ठंडा होने का प्रोसेस अपना रोकेगा नहीं, ठीक है, ये और ठंडा होता रहेगा, 150 से 120 पे आएगा, 120 से 110 पर आएगा, 100 पर आएगा, और एग्जैक्ट 95 पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तब तक तो आपको ये शक्ल नज़र आती रहेगी, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या मोनोक्लिनिक सल्फ़र आपको नज़र आता रहेगा, और उसकी ये ज्योमेट्री आपको नज़र आती रहेगी। लेकिन 95 से जैसे ही नीचे जाएगा, ये 94 होगा, अब ये इसकी ये ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगी, हेक्सागोनल ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फ़र ख़त्म हो जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक सल्फ़र में या अल्फ़ा सल्फ़र में, और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। कौन सी होना शुरू हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल बनना शुरू हो जाएगी। ये जो टेम्परेचर है 95 वाला, ये हमारे लिए बॉर्डर लाइन है।
इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर है सल्फ़र का। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर रहेगा तो ये शक्ल आपको नज़र आएगी हेक्सागोनल की, और सल्फ़र कौन सा मिलेगा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र या बीटा। लेकिन अगर 95 से नीचे आना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर 94, 93, अब आपको कौन सा सल्फ़र मिल जाएगा, वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगा, कौन सी ज्योमेट्री इख्तियार कर लेगा, ऑक्टाहेड्रल। और कौन सा सल्फ़र बन जाएगा, ये रोम्बिक सल्फ़र यानी कि अल्फ़ा सल्फ़र। समझ में आई बात। तो ये जो 95 वाला टेम्परेचर है ये बॉर्डर लाइन है इसकी, इससे ऊपर मोनोक्लिनिक, इससे नीचे रोम्बिक सल्फ़र। ठीक है भाई, ये मैंने समझा भी दिया। इसका ज़रा आप जो है वो डेफिनेशन भी लिख लें। अब यहाँ पर एक नुक्ता समझना ज़रूरी है। आपसे पूछा जाता है भाई 94 से नीचे चला जाएगा तो कौन सा सल्फ़र होगा, कौन सी एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन सल्फ़र की होगी, कौन सी एलोट्रोप सल्फ़र का होगा। तो आपने बोला रोम्बिक सल्फ़र होगा। उसके क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या होगी, आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होगी। आपसे अगला सवाल पूछा जाता है, बोलते हैं अच्छा अगर 95 से ऊपर का टेम्परेचर होगा तो उस पर कौन सा सल्फ़र होगा। तो आप कहेंगे कि उससे ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फ़र होगा और उसकी ज्योमेट्री होगी हेक्सागोनल। अब वो आपसे बोलता है अगर एग्जैक्ट 95 पे कौन सा, एग्जैक्ट 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तो कोई मामला होगा ना, इस टेम्परेचर पे क्या होगा। तो आप उसको बताएंगे कि भाई इस टेम्परेचर पे आपको दोनों स्टेट नज़र आएंगी। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इससे सवालात बनते हैं, इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र, इस टेम्परेचर के ऊपर आपको दोनों जो है वो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन या एलोट्रोप सल्फ़र के नज़र आएंगे। मोनोक्लिनिक भी नज़र आएगा, ठीक है, और जो है आपको रोम्बिक भी नज़र आएगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को ज़रा नोट कर लें, इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र 95 तो है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर टू एलोट्रोपिक फॉर्म, टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, two allotropic forms of the same element, of the same element, of the same element coexist in equilibrium, coexist in equilibrium। तवाज़ुन की हालत कहलाती है ना, ये इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है, ये ध्यान से ये भी सुन लीजिएगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जब कोई आपसे पूछता है तो आप ये पूछ लें किसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर सिर्फ सल्फ़र का ही नहीं होता, ठीक है भाई, और भी एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस हैं, और भी एलोट्रोप्स हैं, उनका भी ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, सिर्फ सल्फ़र ही नहीं है। तो ये इसीलिए जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की को एग्जिस्ट, दोनों मौजूद होती हैं, दोनों मौजूद होती हैं, उस टेम्परेचर को हम जो है वो कहते हैं क्या, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो ये 95.5 है, पूरा 95.5 है एक्चुअली। तो ये टेम्परेचर जो है 95.5, ये सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है, ये सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर है। यहाँ पर ये बात तमाम हो गई। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारा अगला टॉपिक होगा। इसमें आयोनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी है, फिर कोवलेंट सॉलिड्स हैं,
मुश्किल टॉपिक ये मैं आपको बता दूं अब ज़रा शुरू होने जा रहे हैं। अभी तक सॉलिड्स के चैप्टर में कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स पेचीदा टॉपिक नहीं आए थे, अब आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी वीडियोस बड़ी भी बनेंगी। तो ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आयोनिक सॉलिड्स हैं, ये कहाँ तक चल रहे हैं, ये पेज नंबर 127, 128, 129 तक जो है वो आयोनिक सॉलिड्स जा रहे हैं और एक सेल्फ असेसमेंट भी है उसका, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूलाज भी हैं। फिर उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड्स जो है पेज नंबर 129 से शुरू हो रहे हैं और पेज नंबर 130 तक जा रहे हैं। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स हैं, पेज नंबर 130 से शुरू होके पेज नंबर 131, और यहाँ पर भी एक सेल्फ असेसमेंट मिल रहा है। और उसके बाद पेज नंबर 134 पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो आ जाएंगे, ये यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं। मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है ये सारा मामला, कहाँ से, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो 4 टाइप्स हैं ये पेज नंबर 127 से लेके 132 तक जा रही हैं, ठीक है। फिर आगे दूसरे टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। तो मैं भी जल्दबाजी नहीं करूँगा, आप भी मत कीजिएगा, वीडियोस बड़ी बनेंगी। समझना चाहते हैं तो ज़रा तसल्ली से वीडियोस देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।